जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इश्क से शुरू हुई कहानी कत्ल पर खत्म। शादीशुदा युवक की रहस्यमय मौत, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी। बिजली मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, स्मार्ट मीटर और बढ़ी दरों का करेगी विरोध। मांगे नहीं मानी गई तो करेंगे उग्र आंदोलन। हाई कोर्ट की सख्ती, प्रशासन की कार्यवाही। सिंस मार्ग से हटा अतिक्रमण, दोबारा कब्जे पर होगी सख्त कार्यवाही। अनंतनाग आतंकी हमले से छत्तीसगढ़ में शोक, 2 श्रमिकों की मौत पर नेताओं ने जताया दुख। आतंकियों पर सख्त कार्यवाही की उठी मांग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में मिले एक युवक के शव की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक शादीशुदा युवक था और पिछले 2 वर्षों से एक महिला के साथ उसके प्रेम संबंध थे। घटना वाले दिन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की गला घोंटकर हत्या हो गई। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, घटनास्थल की जांच और पूछताछ के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सीपत थाना पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई को ग्राम कौड़िया निवासी दुर्गा प्रसाद पटेल ने सूचना दी कि चंद्र प्रकाश पटेल अपने घर की बाड़ी में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जिला मुख्यालय की सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मृतक के पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि मृतक चंद्र प्रकाश पटेल का ग्राम दर्रा भाटा निवासी उर्वशी दास महंत उर्फ चुलबुल दास के साथ पिछले करीब 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। घटना वाले दिन महिला अपनी स्कूटी से मृतक के घर पहुंची थी और इसी अहम सुराग के आधार पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। थाना सीपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोड़िया में 29/7/26 को एक युवक की लाश मिलने की सूचना पर थाना सीपत पुलिस के द्वारा मर्ग जांच कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर से आज दिनांक को उसकी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसने अपना अपराध कबूल करने पर उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। सर, कारण क्या निकल कर सामने आया है? 2 साल से दोनों आपसी प्रेम संबंध में थे और युवक शराब कादी था, जिस कारण से दोनों के बीच में विवाद होते रहता था। 29 तारीख को भी विवाद होने पर, दोनों के बीच में लड़ाई होने पर लड़की जो है गुस्से में आकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि घटना के समय चंद्र प्रकाश शराब के नशे में था। उसने महिला पर अन्य लोगों से मिलने जुलने का शक जताते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर कथित रूप से मृतक ने महिला का गला दबाने की कोशिश की। महिला का कहना है कि उसने बचाव में चंद्र प्रकाश का गला दबाया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी महिला शव को घर की बाड़ी में छोड़कर वहां से फरार हो गई। पुलिस ने पूछताछ, वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर उर्वशी दास महंत उर्फ चुलबुल दास 30 वर्ष को गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि अंधे कत्ल की इस गुत्थी को 24 घंटे के भीतर सुलझाकर पूरे मामले का खुलासा कर लिया गया। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
केंद्रीय जेल बिलासपुर में विचाराधीन बंदी श्रवण सूर्यवंशी उर्फ श्रवण तांबरे की संदिग्ध मौत के मामले में करीब 2 वर्ष बाद जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने न्यायिक जांच प्रतिवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया और विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम मोहरा थाना सीपत निवासी 34 वर्षीय श्रवण सूर्यवंशी को आबकारी अधिनियम के एक प्रकरण में जनवरी 2024 में गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेजा गया था। 21 जनवरी को तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जनवरी को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में मर्ग कायम किया गया था, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई विस्तृत जांच, पोस्टमार्टम, FSL, पैथोलॉजी रिपोर्ट, वीडियोग्राफी पंचनामा और गवाहों के बयानों के परीक्षण में सामने आया कि उसकी मौत सिर में लगी गंभीर चोट और उससे उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई थी। चिकित्सकीय रिपोर्ट में चोट किसी कठोर एवं भोथरी वस्तु से लगने की संभावना जताई गई, जबकि रासायनिक परीक्षण में किसी प्रकार का विष नहीं मिला। न्यायिक जांच प्रतिवेदन 22 जुलाई 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा गया था। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 30 जुलाई 2026 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया गया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि श्रवण के सिर पर घातक चोट किन परिस्थितियों में लगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और क्या जेल के भीतर किसी आपराधिक घटना के कारण उसकी जान गई। मामले में हत्या का अपराध दर्ज होने के बाद पूरे घटना की जांच एक नए और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर संदिग्ध खातों की जांच के दौरान तोरवा थाना क्षेत्र से एक ऐसे बैंक खाते का खुलासा हुआ जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर ठगी की रकम की लेन देन और अन्य खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। जांच में खाते से जुड़े 6 साइबर शिकायतों का पता चला है। पुलिस ने खाता धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के पुलिस पोर्टल समन्वय IMIS के माध्यम से बंधन बैंक के एक संदिग्ध खाते की जानकारी मिली थी। जांच के दौरान सामने आया कि यह खाता 12 दिसंबर 2025 को खोला गया था और 1 जनवरी 2026 से 23 जुलाई 2026 के बीच इसमें कुल 7,29,760 रुपए का लेन देन हुआ। बैंक स्टेटमेंट की जांच में यह भी पता चला कि करीब 2,74,502 रुपए की राशि साइबर ठगी से संबंधित शिकायतों से जुड़ी हो सकती है। खाते के खिलाफ देश में अलग अलग हिस्सों में कुल 6 साइबर शिकायतें दर्ज मिली हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है। थाना सिविल लाइन में एक मोहम्मद बिलाल है आरोपी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अगेंस्ट में म्यूल अकाउंट, उनके पास एक म्यूल अकाउंट मिला है जिसमें लगभग 6,25,000 की राशि अलग अलग जगहों से आना जांच में मिला है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में पुलिस ने पाया कि खाते से UPI, ATM और चेक के जरिए रकम विभिन्न खातों में स्थानांतरित की गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोप है कि खाता धारक ने अपने बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी की रकम को छिपाने और आगे भेजने के लिए किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। अब खाते से जुड़े अन्य व्यक्तियों, लेन देन की कड़ियों और पूरे साइबर नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खातों पर आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अड्डेबाजी, नशाखोरी, मारपीट और फरार वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। अभियान के दौरान कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान नशाखोरी करते मिले 2 युवकों, सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी कर लोगों की आवाजाही प्रभावित करने वाले 3 लोगों तथा मारपीट और विवाद में शामिल 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। वहीं लंबे समय से फरार चल रहे 3 गिरफ्तारी वारंटियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को विधि सम्मत कार्रवाई के बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष
प्रस्तुत किया। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई कि क्षेत्र में नशाखोरी, अड्डेबाजी या कानून व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि का जो सूचना है वो तत्काल पुलिस को दे। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी लगातार और सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में आदिवासी महिला का शव बिल भुगतान के विवाद में रोके जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्यवाही की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ ने हरिओम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर पूरे मामले पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में अस्पताल पर आरोप लगा था कि उपचार के दौरान मृत हुई आदिवासी महिला का शव बकाया बिल के भुगतान तक परिजनों को नहीं सौंपा गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी निजी अस्पतालों को भी सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में मरीज के शव को बंधक नहीं बनाया जा सकता। साथ ही साथ मेडिको लीगल केस के मामले में तत्काल संबंधित पुलिस थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा। विभाग ने चेतावनी दी कि शासन के दिशा निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यवाही को निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सख्ती और मरीजों के साथ अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 1 अगस्त से सभी जिलों में विरोध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस ने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना फिर से लाने की मांग भी की है। कांग्रेस के अनुसार 2 अगस्त से कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन भरवाएंगे और आम जनता से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 2 महीने तक जारी रहेगा। पार्टी का कहना है कि लोगों को बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है और स्मार्ट मीटर व्यवस्था उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। हम लोगों के घर में भी जब स्मार्ट मीटर लगाने आए तो हमारी कोई दुर्भावना तो नहीं थी
जब हमने देखा जहाँ लग गया है वहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या उसका विरोध नहीं कर सकते क्या? अगर कोई योजना लागू हो गई और उस योजना के लागू होने से लोगों को परेशानी हो रही है, तो लागू करने वाले इस धरती पे ही रहते हैं ना। जिन्होंने योजना लागू की है वो इस योजना को वापस ले लें। और स्मार्ट मीटर लगाने की इतनी क्या जिद है भारतीय जनता पार्टी को? स्मार्ट पहले बिल नहीं पटते थे क्या? आप लोग हम लोग बिल नहीं पटाते थे? लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बिल नहीं पे कर पा रहे। एक और बात, 1 मिनट में बिजली काट दी जा रही है। आपकी लास्ट डेट में 1 घंटा लेट होगा आपकी बिजली कट। आपके घर छोटा बच्चा हो सकता है, आपके घर बुजुर्ग हो सकते हैं। पहले समय दिया जाता था कि ठीक है पैसे नहीं है 15 दिन में, तुरंत आकर के बिजली वहीं का वहीं ऑटो कट हो रहा है। क्या ये सब झेलने के लिए छत्तीसगढ़ के और बिलासपुर के भोले भाले लोग हैं? और उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं लागू की स्मार्ट मीटर? ये प्रश्न आप कीजिए भारतीय जनता पार्टी के जितने यहाँ पर नेता हैं, वो सब कम से कम बिलासपुर के सारे नेताओं से पूछिए कि जो योजना यूपी में लागू नहीं होने दी गई वो छत्तीसगढ़ में आप कैसे लागू होने दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जुलाई से घरेलू और गैर घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है और कृषि पंपों की बिजली भी महंगी हुई है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने के बाद कई बार बिजली दरों में वृद्धि की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। कांग्रेस ने बिजली बिलों में लगे अतिरिक्त शुल्कों का भी विरोध किया है। स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ी हो रही है, बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं। एक तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए और पुराने मीटर को लगाया जाए। दूसरा, जो 400 यूनिट बिजली बिल में 200 यूनिट बिजली फ्री रहता था, उस योजना को लागू किया जाए। और तीसरा ये है कि जो अघोषित बिजली कटौती पूरे जिले में हो रही है, उसे बंद किया जाए। इन सब मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी बिलासपुर की हर घर में जाएंगे। वहाँ पर हमारा एक फॉर्मेट है, फॉर्म है, बड़ी बिजली के दाम वापस लेने तथा स्मार्ट मीटर को बदलने का आवेदन पत्र। ये हर उपभोक्ताओं से जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है और जो परेशान है उनसे हम लोग भरवाएंगे। और यह कार्यक्रम 2 माह चलेगा। 2 माह में हम पूरे ज़िले में, शहर में सभी घर जाएंगे और उनसे आवेदन लेंगे और उस आवेदन को बिलासपुर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, प्रदेश लेवल में मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे और जो ऊर्जा मंत्री हैं जिनके अंतर्गत ये बिजली विभाग आता है उसके घर का घेराव करेंगे और एक जनमत संग्रह करेंगे, जनता को आंदोलित करेंगे कि इस गलत परिपाटी को दूर किया जाए और जनता को राहत दिया जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जिला बिजली कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और बाद में मुख्यमंत्री निवास तक प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आम जनता की जेब पर बड़े बोझ के खिलाफ जन आंदोलन और आने वाले दिनों में इसे और व्यापक बनाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल हुई है और जल्द ही इसका रास्ता निकलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से विस्तृत चर्चा की गई। उनकी पहल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्हें भी शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक समाधान जल्द सामने आएगा। तोखन साहू ने कहा कि केंद्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तीनों जगह भाजपा की सरकार होने से ट्रिपल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और समन्वय की नीति के साथ प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दे रही है। सीएम हाउस घेराव और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए तोखन साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई जनहित का मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केवल धरना प्रदर्शन और घेराव की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित रह गई है। बहुत पुराने समय से महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में चलते रहा है। इसको भी आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट किया। अब दोनों मुख्यमंत्री के बीच में बैठकें हो गई है माननीय केंद्रीय मंत्री जी की अध्यक्षता में। उस बैठक में मैं भी सम्मिलित हुआ और दोनों की सहमति से दोनों प्रदेशों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही हमने जल शक्ति मंत्री से रिक्वेस्ट किया,
तुरंत दोनों मुख्यमंत्री से बात करके बैठक बुला करके इस समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ी है। देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रहे, हम आगे बढ़ करके काम करें। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में किसी तरह की कोई समस्या तो मिल बैठ करके उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। जिस भी प्रदेश में चुनाव हो रहा है जनता उन्हें जवाब दे रही है। कांग्रेस मुद्दे विहीन बात करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, चाहे वो धरना प्रदर्शन करे या घेराव करे, जनता का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के महत्वपूर्ण दौरे के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शनिवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी मिलने पर उन्हें बधाई दी और मीडिया से चर्चा करते हुए तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना के स्वीकृत होने से बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, डोंडी, पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ सहित पूरे क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेल लाइन बनने से आवागमन सुगम होगा, उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वर्षों से जिस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, अब वह धरातल पर उतरने जा रही है। रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी ने इसको मंजूरी के लिए सहमति दी है। ये बड़ी सौगात है। ये रेल परियोजना के बन जाने से बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव के लोगों को, डोंगरगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उद्योग धंधा भी बढ़ेंगे, व्यापार भी सुगम होगा। एक बड़ी सपना साकार होने जा रहा है। इसके लिए मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, राजनांदगांव की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति किसी कर्मचारी के परिवार का खानदानी या वंशानुगत अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को उत्पन्न तत्काल आर्थिक संकट से उबारना है, न कि वर्षों बाद नौकरी का दावा करना। न्यायालय ने शासकीय कर्मचारी की बेटी द्वारा पिता के निधन के करीब 16 वर्ष बाद दायर की गई अनुकंपा नियुक्ति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल सहानुभूति के आधार पर नियमों और समय सीमा से हटकर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निर्धारित नियमों और समय सीमा का पालन अनिवार्य है। माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा। और एक बार फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का
अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अरिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम प्रशासन ने सिम्स मार्ग पर लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया। शनिवार को निगम के उपायुक्त और रमणेश मूर्ति के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान सड़क पर खड़े ऑटो और अव्यवस्थित तरीके से पार्क किए गए वाहनों को हटाया गया। वहीं सड़क तक सामान फैलाकर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को तत्काल सामान हटाने के निर्देश दिए गए। कार्यवाही के दौरान पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति रही। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सिम्स अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और एम्बुलेंस की आवाजाही बाधित करने वाले अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। हाई कोर्ट की फटकार के बाद शुरू हुए इस अभियान से सिम्स मार्ग की यातायात व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब लोगों की नजर इस बात पर होगी कि प्रशासन इस कार्यवाही को नियमित अभियान के रूप में जारी रखता है या नहीं। सिम्स चिकित्सालय संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यहाँ पर एक्सीडेंट के केस, कोई मास कैजुअलिटी और प्रसूताओं को लाने के दिन रात ये एक गंभीर मरीजों को लाना, रेफरल, ये सब आते रहता है। सड़क की चौड़ाई पार्किंग अवैध के कारण छोटी हो जाती है, जिससे एम्बुलेंस को निकलने में दिक्कत होती है और इसका संज्ञान माननीय हाईकोर्ट ने भी अपने PIL में लिया है। तो सिम्स प्रबंधन को, पुलिस प्रशासन को और नगर निगम प्रशासन को, सबको एक कोऑर्डिनेशन में एक समन्वित ढंग से पार्किंग को नियंत्रित करने और जो आवागमन और मरीजों को आने के जो रास्ता है उसको सुगम बनाने हेतु सब निर्देशित किया गया है। तो इसलिए एक समन्वित ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं कि आवागमन, जो मरीजों को लाने की व्यवस्था है, उसको नियंत्रित करके सुगमता पूर्वक बनाई जा सके। है वो पुलिस की संज्ञान में है, उनको भी अब वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। हमारा जिम्मेदारी तो कैंपस परिसर के अंदर की होती है, लेकिन चूंकि हमारा क्षेत्र है इसलिए इनका सहयोग करने के नाम पे हमने इनको बताया है कि कहाँ समस्या उत्पन्न होती है, कैसे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं सामने। तो उसी के बारे में उनकी जानकारी दी जा रही है। नगर निगम की अतिक्रमण दस्ता और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सिम्स प्रबंधन के आसपास में जो अवैध रूप से गुमटियाँ, ठेले और जो भी ई रिक्शा वगैरह है उसके संबंध में रेगुलर की जा रही है। और आज भी संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं आयुक्त महोदय द्वारा, उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों की मौत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर गए दोनों श्रमिक आतंकियों के कायराना हमले का शिकार हो गए। इस दुखद घटना पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अनंतनाग में हुए आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 मेहनतकश श्रमिकों को निशाना बनाकर कायराना हरकत की है। उन्होंने कहा कि यह केवल 2 परिवारों की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अपूरणीय क्षति है। अरुण साव ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी। उन्होंने दिवंगत श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। आतंकवादियों के कायराना हरकत से हमारे छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों पर कायराना हमला हुआ था। आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था। एक श्रमिक तुरंत ही
मृत घोषित हुए थे, दूसरे का भी निधन होने का समाचार आया है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटे आतंकवादियों के कायराना हरकत के कारण अब हमें छोड़कर चले गए। जिस तरह से इन आतंकवादियों ने चिन्हित करके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटों को मारा है, निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। मैं अपने दोनों साथियों के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से उनका ये शहादत जाया नहीं जाएगा। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गए 2 छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ और अधिक प्रभावी एवं ठोस राजनीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि निर्दोष नागरिकों की जान सुरक्षित रह सके। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मृतकों के परिजनों को हर संभव आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ शीघ्र और कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर भाई वहाँ कमाने खाने गए थे, इसका मतलब छत्तीसगढ़ से अभी भी पलायन हो रहा है और उस पलायन को रोकने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के गरीब कहीं न कहीं इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने के कारण बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण ये परिणाम और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग इस दुखद घटना की बहुत निंदा करते हैं और उनके परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता दें। आतंकी हमले पे देखिए तमाम चीजें हो गई। जम्मू कश्मीर को 3 पार्ट में बांट दिया गया, वहाँ से 370 खत्म कर दिया गया, पर अभी तक आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं। तो सरकार बहुत सारी चीजों में जैसे फेलवर है, वैसे मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 2 लोगों की शहादत जो हुई है उससे उनको सोचना चाहिए कि आखिर किस तरीके का काम जम्मू कश्मीर में हो। अनंतनाग में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों की मौत से पूरे प्रदेश में शोक और आक्रोश का माहौल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना और अमानवीय कृत्य बताया है। सभी ने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने और ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की भी मांग जोर शोर से की जा रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तिफरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और नाले के निर्माण को लेकर प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। निगम की टीम पुलिस बल के साथ कार्यवाही करने पहुंची थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते माहौल गर्मा गया। व्यापारियों का आरोप है कि बिना उचित नोटिस दिए कार्यवाही की जा रही है और नियमों की अनदेखी करते हुए किसी की ज्यादा तो किसी की कम जमीन तोड़ी जा रही है। विरोध के बाद फिलहाल कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बिलासपुर जिले के तिफरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और नाले के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित थी। शनिवार को निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट होकर विरोध में उतर आए। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें कार्यवाही से पहले उचित नोटिस नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि प्रशासन नियमों का समान रूप से पालन नहीं कर रहा है। कुछ दुकानों की अधिक जमीन तोड़ी जा रही है तो कुछ को कम प्रभावित किया जा रहा है। व्यापारियों ने साफ कहा कि यदि कार्यवाही करनी है तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नाली बना रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट का नियम है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है कहते, तो गवर्नमेंट को तो दिखेगा भाई यहाँ 3 गाड़ी चलता है कि 4 गाड़ी, तो बड़े आदमी की जगह 12 मीटर लेते हैं और इधर 15 मीटर, तो वहाँ जाम नहीं होता। सबसे ज़्यादा जाम वहाँ होता है और यहाँ भी होता है। लेकिन भाई निजी ज़मीन आप ले रहे हो तो आप बराबर नोटिस दो और उसके बाद हम कागजात पेश करेंगे और उसके बाद आप भाई सुनवाई करो, उसके बाद कार्रवाई करो ना। या तो मुआवजा, अगर वो मुआवजा देगा ना तो गवर्नमेंट काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वो जो बजरंग सीट चाल है वो 13 मीटर में बना है, इधर 16 मीटर लूँगा बोलता है, तो यहाँ काहे के लिए चलेगा भाई? इधर नंबरी ज़मीन है। रोड तो भाई एक बराबर बनना चाहिए, नाली एक बराबर। वहाँ पे नाली आप जाइए सर कैमरा लेके, वहाँ नाली ऐसा करके ऐसा मोड़े हैं,
अब फिर ऐसे कहते हैं कि नियम विरुद्ध यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हाँ सर, लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं 13 मीटर उधर ले जाए तो 13 मीटर ले ना भाई, वो 12 ले तो 13 मीटर ले। हम वो गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। शासकीय जमीन की बात कर रहे हैं, शासकीय जमीन निकल रहा कहते तो बड़ा पुल है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल वहाँ से नापते हैं, उधर 1280 में लिया, 1280 मीटर में इधर 15 मीटर बोल रहे हैं। शासकीय जमीन नहीं है, नंबरी जमीन पटवारी रिकॉर्ड में है पूरा। इधर का 15 मीटर नाप रहा, उधर का 1280 में नाली बना दी है। कौन सा हाँ, नियम कानून से मतलब काम करे हम, हमारा वही एक समान नाली बनना चाहिए। मामले को लेकर जब जोन कमिश्नर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पूरी कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। सरकारी और निजी भूमि की विधिवत नापजोख के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिफरा मार्ग पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और नाले का निर्माण बेहद आवश्यक है ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके। जोन कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध की स्थिति को देखते हुए प्रस्तावित कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब प्रशासन व्यापारियों से चर्चा और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आगे की कार्यवाही करेगा। देखिए, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और नाली पहले बनाई जा रही है, ठीक है। तो जो शासकीय जगह उपलब्ध है मौके में, उसके हिसाब से पहले पटवारी और नगर निगम की टीम द्वारा चिन्हांकन किया गया था और उसके हिसाब से नाली बनाई जा रही है, उसके हिसाब से चूना लाइनिंग किया जा रहा है। लेकिन उसमें कुछ लोगों को आपत्ति है, उनका कहना है कि उनकी निजी जमीन उसमें जा रही है। तो आज के कार्यवाही को इसीलिए स्थगित किया गया है और पटवारी को मौके बुलाया गया है। उनको बोला गया है कि फिर से उसको क्रॉस चेक कर लें और किसी के साथ गलत मत हो। लेकिन ये है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, पानी रुकता है, तो विकास के हिसाब से सबको सहयोग करना चाहिए। इनका कहना है किसी की जमीन ज्यादा ली जा रही, किसी की कम ली जा रही, किसका नहीं, ऐसा नहीं है। जो राजस्व विभाग की टीम ने भूमि का जो चिन्हांकन किया उसके हिसाब से नाली बनाई जा रही है। उसका कारण यही है, कहीं पे अगर चौड़ाई कम हुई है तो उसकी निजी ज़मीन में आप नहीं ले सकते, है ना। शासकीय ज़मीन है, वहाँ पूरा लेंथ लिया जा रहा है। ये बात कितने मीटर लिया जा रहा है? नहीं, जगह की उपलब्धता के हिसाब से कहीं पे रोड के एक साइड 18 मीटर तक के भी गया है और कहीं पे अगर निजी ज़मीन आ गई है तो 12 मीटर तक का भी गया है। तो जगह की उपलब्धता के आधार पर बन रहा है। वहीं व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों का समाधान किए बिना कार्यवाही की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कैमरामैन अमर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सकरी थाना अंतर्गत ग्राम लोखंडी स्थित एक तालाब में उस समय सनसनी फैल गई जब वहां पानी में तैरता हुआ एक शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पानी से बाहर निकालकर विधिवत पंचनामा व पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां तफ्तीश के दौरान मृतक की पहचान ग्राम लोखंडी निवासी प्रकाश केवट के रूप में सुनिश्चित की गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों के प्रथम दृष्टया शरीर पर किसी गंभीर चोट या मारपीट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं, परंतु पानी में शव रहने के कारण जलीय जीव जंतुओं द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के कुछ संकेत अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों को आधार बनाकर युवक की मौत के असर कारणों का पता लगाने के लिए गहन अनुसंधान कर रही है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। सकरी थाना क्षेत्र में लोखंडी में तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की शव मिला था पानी में, जिसे वहां से बाहर निकाला गया है और विधिवत उसका मर्ग पंचनामा कर उसका पीएम हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वर्तमान में उसकी पहचान प्रकाश केवट के रूप में हुई है, जो लोखंडी का ही रहने वाला है और उसमें आगे जाँच किया जाएगा। मृत्यु के कारणों को जानने के लिए जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।